ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने सीखा था कि हाउ टू लर्न द एलिमेंट्स, उनके मास नंबर, उनके एटॉमिक नंबर और एटम के बारे में हमने थोड़ी डिटेल सीखी थी। लेक्चर 2 के अंदर हम एटम के ही बारे में बात करेंगे और थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। लेक्चर 2 के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम की जो डेफिनेशन थी वो जो डेफिनेशन जॉन डाल्टन ने दी थी वो क्या थी? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट बी डिविजिबल, बट ये डेफिनेशन क्या थी हमारी? ये गलत थी। उसमें बोला गया था कि एटम किसी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट होता है और उस छोटे पार्ट को हम डिवाइड नहीं कर सकते। बट इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे और मॉडर्न डेफिनेशन लिखेंगे। मॉडर्न डेफिनेशन, please note down the modern definition. What is modern definition of atom? Atom is the smallest particle of an element. Atom is the smallest particle of an element which can be divisible into 3 parts. ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ये हमारे देश के एक साइंटिस्ट महर्षि कर्नाक ने भी दी थी, बट वो बहुत पुराना समय था। उस समय उनकी जो थ्योरी थी वो पेश नहीं हो पाई थी। इस वजह से प्रैक्टिकल प्रूफ ना होने की वजह से वो थ्योरी रिगार्डेड कैंसिल आउट हुई थी। इस वजह से जो बाद में बहुत समय के बाद ये हमारी जो डेफिनेशन आई, मॉडर्न डेफिनेशन क्या आई? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है किसी एलिमेंट का, बट उस छोटे से पार्ट को भी हम 3 भाग में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये हमारा एक एटम है तो इस एटम के भी 3 पार्ट हो गए। इस एटम के भी 3 पार्ट हो गए। सबसे पहला कौन? फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन। इसी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब उस एलिमेंट के अंदर जो सबसे छोटा पार्ट होता है हमारा क्या होता है? एटम। अब उस एटम के भी 3 पार्ट होते हैं, मतलब उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया आगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये एटम के तीनों एटम के अंदर ही होते हैं। अभी हमें बस पहले ये याद रखना है, एटम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई E माइनस, E नेगेटिव, प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई P पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंपल N, मतलब कोई इस पे चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स डज नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ चार्ज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। न तो इसके पास में पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। प्रोटॉन के पास में पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन के पास में कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज है। आप ये वाली बात अभी नोट करें। एटम को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों के दिमाग में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो आपके माइंड में आएगा कि किसी एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने प्रोटॉन हो गए और कितने न्यूट्रॉन्स हो गए, हमें कैसे पता लगेगा ये चीज़ कैसे होती है? दूसरा, किसी एटम में इनकी पोजीशन क्या होती है, मतलब इनकी लोकेशन क्या है? किसी एटम के अंदर हमें कैसे पता लगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, प्रोटॉन कहाँ पे है और न्यूट्रॉन कहाँ पे है? कितने हैं, कहाँ पे है, लोकेशन इनकी वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं। अभी वही सारे क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। पहले आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मैं आपको बता देता हूँ, किसी एक एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? सेंट्रल मतलब बीच का बिल्कुल। किसी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो उसका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? वो उसका न्यूक्लियस होता है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ दैट एटम। ओके। और उसी एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड क्या होती है? हमारी सेल्स होती है। उसके अराउंड क्या होती है? हमारी सेल्स होती है। सेल या ऑर्बिट, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? दीज आर सेल और ऑर्बिट। इन्हें हम सेल भी बोल सकते हैं और इन्हें हम ऑर्बिट भी बोल सकते हैं।
अब जो ये सेंट्रल वाला पार्ट है ना, ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा सन न्यूक्लियस है, और इससे बाद में जो ये है, ये हमारी क्या है, सेल। दिस इज के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल एंड रेस्पेक्टिवली। ये जो के एल एम एन है, ये पुराने समय में सेल को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड हुआ करता था, बट अब इसी को रिप्लेस कर दिया गया है फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। बट अभी भी यहाँ से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, वो क्वेश्चन अभी हम सीखेंगे कि क्वेश्चन क्या होते हैं। सो आपको ये पता लग गया होगा कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है, डिफरेंट सेल्स होती है। उन सेल्स को पुराने समय में के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते थे, यानी ये के सेल पहली सेल होती है, एल सेल सेकंड सेल, एम सेल थर्ड सेल एंड एन इज फोर्थ सेल। सिमिलरली ऐसे रेस्पेक्टिवली मतलब आगे भी होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स होता क्या है वास्तव में। किसी एक एटम के अंदर तीन चीज़ें हैं हमारी, एक इलेक्ट्रॉन है, एक हमारा प्रोटॉन है, और एक हमारा क्या है, न्यूट्रॉन है। अब बात करेंगे पहले कि ये कितने होते हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं ये कहाँ पे होते हैं। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, ये इनकी लोकेशन क्या है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम, ये हमारा क्वेश्चन है। सो इसका आंसर ये है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक, ये वर्ड आप समझ लो पहले क्या है। एटम क्या है हमारा, एटम तो पूरा एक डिवीज़न है। अब उसके सब का मतलब होता है सब एटॉमिक, मतलब उसका भी जो डिवीज़न है, उसके अंदर का भी जो पार्ट है, वो कितने हमारे, तीन है। तो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं, तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब एटम के जो दो लास्ट वाले हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो मैंने लिखे हुए हैं लास्ट दो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। देखो आपको स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें याद रखनी होती है, धीमे धीमे आपको सब समझ आ जाएगा। जब इनकी डिस्कवरी पढ़ेंगे ना हम, कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई है, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तब और अच्छे से समझ में आता है कि ये न्यूक्लियस के अंदर ही कैसे आई, उन्हें कैसे पता लगा, ये सब क्वेश्चन हम पढ़ते हैं 9th क्लास के अंदर ही। सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, एंड इलेक्ट्रॉन्स revolves in different cell. Electron revolves in different cell, in different cells. इसका क्या मीनिंग है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो हमारे डिफरेंट सेल्स के अंदर घूमेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे। तो ये बिल्कुल एक ऐसा हमारा सोलर सिस्टम जैसा है, जैसे सेंटर में कौन है, हमारा सन, और सन के अराउंड हमारे क्या चारों ओर क्या हमारे प्लैनेट्स हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे सेंटर में कौन है, हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात आपको याद रखनी होगी कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन डिफरेंट सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी और बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में। अभी हम देखेंगे किसी एटम के यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ पे हमारी सेल में, तो किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये कैसे पता लगता है, और किसी एटम के अंदर कुल कितनी सेल हो सकती है ये भी हमें पता लगाना होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो डायरेक्ट है कि ये तो आपको कहाँ पे डालने हैं, सीधे कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। अभी हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट और सिंपल मेथड से बताऊंगा। ये मेथड आपको 11-12 तक भी काम आता है, मतलब जनरली आप बहुत तेज़ी से इसे कैच कर लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट, हेडिंग लगाइए, हाउ टू कैलकुलेट द electrons, protons and neutron, how to calculate the electrons, protons and neutrons in any atom। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करें। कोई भी एक एटम या कोई भी एक एलिमेंट ले लो आप, जैसा हमारा है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होगा 11। दिस इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी लर्न, ये आपको याद होने चाहिए, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर। और इसका मास नंबर कितना होता है, 23। ये मास नंबर के अकॉर्डिंग इन्हें लगाया गया है। 11 को, सोडियम को कौन सा नंबर मिला है, 11। ओके, अब देखो, अगर आपको कैलकुलेट करनी है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको कैलकुलेट करनी है इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, और आपको कैलकुलेट करनी है इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11, मास नंबर कितना है, 23। जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है
जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला मैंने? जिस एलिमेंट में जिस एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और किसी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमारे प्रोटॉन भी होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के रिगार्डिंग में ही। हमारा मैग्नीशियम 12 and 24। अब मुझे पता करना है कि इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं, और इसके अंदर टोटल कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो आपको क्या देखना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है। कितना एटॉमिक नंबर? 12। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए हमारे? 12 ही हो गए। प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन भी होते हैं। ये भी बहुत ईजी है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज 7 एंड मास नंबर इज 14। ठीक है, 7 का 14, 1 का 1, 1 का 1, 4 का 9, 7 का 14, 13 का 26। ये ट्रिक है हमारी याद रखने की। वो मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है, उसके में आप जाकर इसे अच्छे से देख भी सकते हैं। अब मैं पूछूँ कि नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, और नाइट्रोजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो क्या कैसे बताओगे? जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमेशा प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो आपको याद हो जाएगा। कैसे? फॉर्मूला क्या है हमारा? एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या हमारा? ये हमारा फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर याद रखना है एलिमेंट्स का, उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। जैसे बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते लास्ट। क्लोरीन 17, मास नंबर इज 35। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए स्टूडेंट्स? 17। कितने प्रोटॉन्स हो गए? 17। बचे कौन? हमारे न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं? न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करें? उस एलिमेंट के मास नंबर में से एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर दो, सब्ट्रैक्ट करो। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करो, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर। अब ये हमारा जो कम वाला होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, और जो ज़्यादा वाला होता है ये मास नंबर होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन का दोनों ही बराबर होते हैं। अब ये आप देखो कि अगर आप भूल भी जाओ कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने की क्या ट्रिक बताई थी, मास में से एटॉमिक नंबर डिक्रीज करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको, बट आप भूल सकते हो। तो आपको याद रखना होगा बड़ी में से छोटी वैल्यू घटानी है, बड़ी में से छोटी वाली वैल्यू। बड़ी कौन होती है? मास नंबर हमेशा डबल होके आता है, डबल होके एक जुड़ता है, मतलब 20 तक ऐसे ही होता है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर डिक्रीज करेंगे, कितना आएगा? 12। 24 में से 12 डिक्रीज करो, सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा? 12। 35 में से 17 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 18। 14 में से 7। तो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना हार्ड नहीं होता है बिल्कुल भी। उसके लिए बस आपको क्या याद रखना होता है? उस एटम का एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर। ये लेक्चर नंबर 1 के अंदर काफ़ी अच्छे से इनके बारे में बात हुई थी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? मास नंबर सब्ट्रैक्ट एटॉमिक नंबर। ये दो फॉर्मूले हमारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए। नोट डाउन प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। एक क्वेश्चन बताइए आप मुझे। एन एटम always having equal number of electron, proton and neutron। क्या किसी एटम के अंदर हमेशा, ऑलवेज लिखा है ना, ऑलवेज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। क्या किसी एटम के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की संख्या हमेशा बराबर रहती है?
तो आप चेक करें, ये ट्रू फॉल्स है, आपको बताना है यस और नो, ये तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा। अब ये कैसे चेक होगा, किसी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हमेशा इक्वल रहते हैं क्या? जैसे इसे देखो आप नाइट्रोजन को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों समान है, बट सभी एटम में ऐसा होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम है, बट न्यूट्रॉन क्या हो गए डिफरेंट। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम है, तो अब मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों सेम है ना। ये अगर यहाँ पे ऑलवेज ना लगा होता, ऑलवेज बोला है इसने, मतलब हमेशा ही ऐसा होता है क्या? नहीं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें डिफरेंट भी हो जाता है और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें सेम हो जाता है। तो यहाँ पे लिखता कि एन एटम हैविंग इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। हाँ बिल्कुल, किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं, बट ऑलवेज हो ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा हो ऐसा ठीक नहीं है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी है जिसमें इक्वल नहीं होते हैं। तो ये क्या हमारा, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। किसी एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स में से एक ऐसा एलिमेंट बताओ, नेम दैट वन एलिमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स विच हैविंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 0। एक ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है हमारा? और वो आंसर है हमारा कौन? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1 है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1। प्रोटॉन्स कितने होंगे? 1। और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे हमारे? 0। न्यूट्रॉन कितने होंगे हमारे? 0। किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कब 0 हो सकते हैं? जब उस एटम का मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों सेम हो, क्योंकि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटता है। अगर ये दोनों सेम वैल्यू हुई तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 0। और हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है 118 एलिमेंट्स में, टोटली मैं बता रहा हूँ, जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही सेम है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपसे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन फॉलोइंग एलिमेंट्स। जैसे बात करते हैं कौन कौन है हमारा, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम एंड पोटेशियम। इन सारे एलिमेंट्स में आपको इनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करके अपनी कॉपी में, नोटबुक में ही आपको नोट कर लेने हैं। मैं केवल एक बता देता हूँ, कौन? स्टार्टिंग वाला ऑक्सीजन। इसमें आप कार्बन की भी इंक्लूड करें। ऑक्सीजन का नंबर कितना है हमारा? 8। मास नंबर कितना है? 16। ये क्वेश्चन आते हैं 9th क्लास में एग्जाम में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करा लेता है। फिर आगे के भी पढ़ेंगे हम इससे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मैनी प्रोटॉन्स? जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स भी होते हैं। एंड हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स? कितने होते हैं? 16 में से 8 माइनस करो तो कितना आएगा? 80 आएगा। ओके, यहाँ से एक ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं, चार एलिमेंट्स दिए आपको, 4 एलिमेंट्स देके ही पूछ ले कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम नहीं है। तो ऑक्सीजन भी एक ऐसा एलिमेंट जिसमें तीनों सेम है। ओके, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो मैंने अभी नोट किए हुए थे जिनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सेम रहते हैं, बट कुछ डिफरेंट भी होते हैं। तो एक डिफरेंट वाला डाल देगा जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो सेम हो गया, न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, वो आपका आंसर होगा। और बाकी तीनों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सेम ही रखेगा, न्यूट्रॉन तक भी। तो ऐसे क्वेश्चन भी मतलब मिल जाते हैं। MCQ क्वेश्चन मतलब यहाँ से बहुत अच्छे बनाए जा सकते हैं। आपको पहले बेसिक चीज़ें याद रखनी होगी, तब आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। ये आपको करने हैं इन सभी में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फॉस्फोरस में, सल्फर में, कैल्शियम में, पोटेशियम में, कार्बन में आपको निकाल के दिखाने हैं। दिखाने का मतलब अपनी नोटबुक में आपको नोट करने हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि किसी एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब हम एक एटम को देखते हैं और उसके थ्रू सब कुछ समझते हैं। दिस इज Na इज 11
और 23। Na का जो नाम है ना वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है नेट्रियम। क्या नाम लिया गया है? नेट्रियम, NaTrium, नेट्रियम, जिसका मीनिंग होता है हमारा सोडियम। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी है जिनका सिंबल उनके नाम से मैच नहीं करता, जैसे हमारा कौन है? सोडियम। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे समझते हैं अच्छे से कि सोडियम के थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर? 11। प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर बताओ? 11। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12। अगर इस एटम की स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा? सेंट्रल पार्ट, डेट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में हमारे कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। मैंने बताया था ना, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंबाइनली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अगर आपको ये पूछ ले जाए ना, व्हाट आर द न्यूक्लियॉन्स? द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए एक कंबाइन या एक कलेक्टिव वर्ड यूज़ किया जाता है, वो क्या यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को कंबाइनली भी बोला जाता है। सो अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को यानी कि न्यूक्लियॉन्स को आपको कहाँ पे रखना है? +11p। पॉजिटिव 11p का क्या मीनिंग है? प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर, एक प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव, तो 11 प्रोटॉन पे कितना? +11 पॉजिटिव, ऐसे होगा ना। और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता तो 12n, मतलब खाली क्या लिख देंगे? 12n। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल पार्ट, और उसके चारों ओर क्या होती है? हमारी सेल्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी एटम के अंदर कितनी सेल होगी, ये कैसे पता लगेगा? और किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे? 11 इलेक्ट्रॉन्स है ना सोडियम के अंदर। अब मुझे 11 भरना है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि 11 के 11 यहाँ पे आ जाए, ऐसा हो सकता है कि 5 यहाँ पे आए और 7 यहाँ पे आए, मतलब ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 6 यहाँ पे आ जाए और 6 यहाँ पे आ जाए। मतलब कोई पर्टिकुलर वे तो होगा जिसके थ्रू हम सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। इसके लिए हमारे एक साइंटिस्ट है नील्स बोहर। कौन है? नील्स बोहर। इनका दूसरा नाम है बोहरबरी, मतलब इस नाम से भी जाना जाता है, बुक में इनका नाम लिखा आता है नील्स बोहरबरी। तो जो बोहर है हमारे, नील्स बोहर, इन्होंने बताया कि किसी एक एटम के अंदर डिफरेंट सेल के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। किसी एक एटम के अंदर डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल कर सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो आपको फिल करना नहीं कभी भी। क्यों? क्योंकि तो कहाँ पे रहते हैं? इनसाइड द न्यूक्लियस। आपको फिल किसे करना है? भरना किसे? आप इलेक्ट्रॉन्स को भरना है आपको। और जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो किसकी ट्रिक यूज़ करेंगे या किसका रूल यूज़ करेंगे? नील्स बोहर का। अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर, the maximum number of electrons in any cell can be calculated by 2n स्क्वायर। किसी एक सेल के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, वो किससे पता लगाएंगे हम? 2n स्क्वायर से। ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इसका मीनिंग समझें। ये हमारी 4 सेल है, सपोज करते हैं हमारी कितनी है अभी? 4 सेल है और हमें टोटल इलेक्ट्रॉन भरने हैं 11। अब इस सेल में पहले हमें क्या पता लगाना पड़ेगा? इस सेल की कैपेसिटी कितनी है, मतलब इस सेल में अधिकतम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे इस सेल की लिमिट पूरी होगी, मतलब कैपेसिटी पूरी करी आपने, तो आपको किसे भरना है? फिर इस वाली को। जैसे इसकी लिमिट पूरी होगी तो इसे फिल करना है, फिर उसके बाद किसे फिल करना है? इसे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल करे जाते हैं, भरे जाते हैं। और वो कहीं से पता लगेगा? 2n स्क्वायर से, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ सेल, मतलब जिस सेल की बात करेंगे। इसे मैं दे देता हूँ फर्स्ट सेल, इसे मैं देता हूँ सेकंड सेल, इसे दे देता हूँ थर्ड सेल, और इसे क्या देते हैं? फोर्थ सेल। अब मुझे ऐसे पता लगाना है कि फर्स्ट सेल में कितने आएंगे। फर्स्ट सेल कौन सी है? ये वाली, जिसके लिए n की वैल्यू क्या रखी जाएगी? 1। तो n की वैल्यू आप यहाँ पे 1 रख दो, क्या आएगा? 2 आ जाएगा ना।
तो पहली सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं मैक्सिमम? वी कैन फिल ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट सेल इफ n इज इक्वल्स टू 2, यानी कि ये कौन सी हमारी सेकंड सेल। अगर हमें बात करनी है सेकंड सेल की तो मैं n की वैल्यू कितनी रख दूंगा? 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा हमारा? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने का तरीका है ना हमारा। अब थर्ड सेल की बात करते हैं। थर्ड सेल डेट इज n इज इक्वल्स टू कितना? 3। n इज इक्वल्स टू 3, 2 इंटू 3 की पावर 2 डेट इज कितना? 18। और आप फोर्थ में देखेंगे तो कितना? 32, फिफ्थ में देखेंगे तो 50, ऐसे होता है ये। अब आपको एक तरीका मिल गया कि हमारी पहली सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमारी पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दूसरी सेल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और हमारी थर्ड सेल के अंदर हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18। मैं इन्हें फिल नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो थर्ड सेल में हम कितने? 18। फर्स्ट सेल 2, सेकंड सेल 8 एंड थर्ड सेल इज कितना? 18। अब हमें जैसे हमारा उदाहरण कौन था? हमारा एग्जाम्पल कौन था ये बताओ? सोडियम था ना हमारा एग्जाम्पल। अब ये सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं आपको? 11। कितने भरने हैं इलेक्ट्रॉन्स आपको? 11, क्योंकि उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 ही है तो भरने भी 11 ही होंगे। अब मैं पहली सेल में मैक्सिमम कितने भर सकता हूँ? पहली सेल में बताओ कितने? 2 भर सकता हूँ ना, 2 फिल ही कर सकता हूँ मैं। जब पहली सेल के अंदर 2, अब टोटल कितने हैं उसके पास में? 11 में से 2 तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिए, बचे कितने? 9। अब इस वाली सेल में कितने आ सकते हैं? 8। कितने आ सकते हैं? 8। दूसरी सेल में कितने आते हैं हमारे? 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना। तो पहली में 2 और दूसरी में 8। अब कितने हो गए हमारे? 10 यूज हो गए ना। अब कितने बचे? 1। और 1 कहाँ पे चले जाएगा? थर्ड सेल में। 1 कहाँ पे चला जाएगा? थर्ड सेल में, क्योंकि 1 ही बचा। तीसरी सेल में मैं कब तक इलेक्ट्रॉन्स भर सकता हूँ? जब तक उसमें कितने कंप्लीट ना हो जाए? 18। अभी हम इनके बारे में देखते हैं। ये हमारा किसका है? ये हमारा टोटल है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं। पहले आप इसे नोट करें। अभी मैं सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स फिल करके दिखाता हूँ आपको। आप इन्हें पहले क्या करें? नोट कर लें यहाँ तक। नील्स बोरबरी ने बताया कि किसी एक एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ 2n स्क्वायर। बाय द हेल्प ऑफ 2n स्क्वायर। अब हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन, फिर है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। दीज आर द स्टार्टिंग 20 एलिमेंट्स। और इन 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी सभी को आपको पता होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 19 18 17 16 15 14 13 12 एंड 11। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, आपको मैं स्टार्टिंग से सिखाता हूँ फिर से। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले बताइए मुझे। हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। एटॉमिक नंबर भी कितना है? 1, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में तो आपको कभी भी टेंशन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स तो आपको कहाँ पे डालने हैं? न्यूक्लियस के अंदर डाल देने हैं। भरने किसे? आपको इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। कहाँ पे भरना है? सेल के अंदर भरना है। अब हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारा पहली सेल के अंदर ही आ जाएगा। स्ट्रक्चर कैसी होगी? सबसे पहला न्यूक्लियस, बताओ सबसे पहले न्यूक्लियस। अब उसमें हाइड्रोजन के अंदर एक है ना, इलेक्ट्रॉन भी 1 है हमारा, प्रोटॉन भी 1 है हमारा, और न्यूट्रॉन तो हमारे कितने हैं? न्यूट्रॉन्स तो हमारे 0 है। तो इसमें न्यूट्रॉन तो है नहीं, प्रोटॉन कितना है? +1p +1p। अब ये पहली सेल। अब हाइड्रोजन के पास में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भर सकते हैं हम? फर्स्ट सेल में, क्योंकि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। अगर किसी सेल की मैक्सिमम लिमिट 2 है तो 1 तो कम से कम रख सकता है ना। जैसे आप सपोज करो यहाँ पे मेरी एक पॉकेट है,
इस पॉकेट की लिमिट है कि इसके अंदर 100 सिक्के आ सकते हैं, 100 कॉइन आ सकते हैं, 100 कॉइन इसके अंदर आ सकते हैं। अब इसका मतलब ये है मैक्सिमम लिमिट कितनी है मेरी पॉकेट की, 100 कॉइन्स की। इसका मीनिंग ये थोड़ी ना है कि मैं 99 नहीं रख सकता, 99 रख सकता हूँ ना भाई, मैं एक सिक्का डाल के घूम लूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम 2 ले सकता है। बट अभी एक तो हम रख सकते हैं ना इसके अंदर। तो हाइड्रोजन के पास जब एक ही होता है ना, तो हम इसकी पहली सेल में वो इलेक्ट्रॉन भर देते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस मतलब इसे कैसे लिखते हैं 1। अब जैसे बात करते हैं हीलियम की, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, हीलियम को हम अलग से लिख लेते हैं 2 4। इलेक्ट्रॉन भी हमारे 2 है, प्रोटॉन भी हमारे 2 है और न्यूट्रॉन्स भी हमारे 2 ही है। ये हमारा क्या न्यूक्लियस, इसमें 2p और 2n, ये तो मैंने रख दिया। अब ये पहली सेल है, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे, 2, तो 2 तो हमारी पहली सेल में ही आ जाएंगे। बस कंप्लीट हुआ, तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ 2। अब लिथियम के बारे में बात करते हैं, बस ये लास्ट है, फिर ये स्ट्रक्चर मैं नहीं बनाने का, फिर आप ड्रॉ करोगे नहीं। लिथियम इज 3। अब मुझे बताओ 7ns का इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, प्रोटॉन्स कितने हैं 3 और न्यूट्रॉन्स कितने हमारे 4। जब मुझे इसकी स्ट्रक्चर बनानी होगी तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हो तो मैं न्यूक्लियस के अंदर लिखूंगा +3p और 4n। अब इसके अंदर ये देखो कि आप 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको, कितने 3, और पहली सेल में कितने आएंगे, पहली सेल में आएंगे केवल 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये तो कंप्लीट सेल 2 से ज़्यादा ले नहीं सकती, तो अब किसकी सेल की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे एक और सेल की रिक्वायरमेंट होगी। और इसे मैं कैसे लिख दूंगा, पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 1, पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 1। अब ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी एटम के अंदर कितनी सेल्स हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस एटम के एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप ये देखो कि अगर किसी के पास में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को फिल होने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए, भरने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो उसके अंदर सेल भी ज़्यादा होगी। अब ये हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ही सेल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ सेल्स इन एनी एटम, द नंबर ऑफ सेल्स इन एनी एटम डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट एटम। उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे अभी हम देखते हैं, ये यहाँ तक आप अच्छे से कवर कर ले। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे हमने देखा कि बेरिलियम में का एटॉमिक नंबर 4 है ना। अब बेरिलियम में बताओ आप, पहली सेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं ना आपको, तो पहली सेल में कितने 2, अब बचे कितने 2 ही बचे हैं। अब वो किस सेल में चले जाएंगे, दूसरी सेल में। अब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट भर के दिखाता हूँ। बोरोन इज 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, पहली सेल में कितने आएंगे 2, बचे कितने हमारे 3, 2,3। कार्बन का कितना नंबर है 6 में कैसे भरोगे, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे हो आप या नहीं। जैसे नाइट्रोजन है हमारा, नाइट्रोजन कितना है 7 में पहली सेल में कितना, फर्स्ट सेल कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल कंटेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन इज 8, पहली सेल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे हमारे 8 में से 2 भर दिए हमने, कितने बचे 6। अब दूसरी सेल में मैं कब तक इलेक्ट्रॉन्स फिल करता रहूँगा, जब तक इसमें कंप्लीट कितने ना हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ना हो जाए। ऑक्सीजन, फ्लोरीन कितना, पहली सेल में 2 और दूसरी सेल में 7, 9 फिल्स हो गए। नियोन का कितना है, नियोन का नंबर 10 है ना, 2,8, दूसरी सेल में तो मैं मैक्सिमम 8 आ सकते हैं ना। अब हमारा आ गया है सोडियम 11, अब पहली सेल में कितने 2, अब 9 बचे। अब मैं 9 को दूसरी सेल में नहीं, सेकंड सेल में फिल नहीं कर सकता। रीज़न क्या है, सेकंड सेल की मैक्सिमम लिमिट कितनी है हमारी 8 ही है। तो अब किसका नंबर आएगा, थर्ड सेल का, तो थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, सबसे पहले न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप रख लोगे। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसी होगी ये। मैग्नीशियम 12, 282, एल्यूमिनियम 283,
सिलिकॉन 284। फॉर थर्ड सेल में मैं कब तक इलेक्ट्रॉन्स फिल करता रहूँगा, थर्ड सेल के अंदर मैं कब तक इलेक्ट्रॉन फिल्स करता रहूँगा, जब तक इसके अंदर कितने कंप्लीट ना हो जाए, 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ना हो जाए, अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी रूल। अकॉर्डिंग टू बोहर-बरी रूल। बोहर-बरी रूल क्या है कि किसी एक सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू 2n²। फॉस्फोरस इज 15, 285, सल्फर इज 16, 286, क्लोरीन इज 17, 287 and argon is 18, 288, argon is 18, 288, potassium is 19, 289। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से सारा लफड़ा स्टार्ट होता है, यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। 19 है ना पोटेशियम का। अब 19 को आप कैसे भरोगे, पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी सेल की लिमिट कितनी है 18 की। अब इसमें कितने भर दिया मैंने 9। थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 18, तो अभी 9 ही हुए हैं ना, तो अभी तो मैं फिल कर सकता हूँ। बट जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करके देखे गए तो फिल करने के बाद ये पता लगा थर्ड सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ पाते हैं, 8 ही आ पाते हैं। उसी समय पे 2n² का जो फॉर्मूला है इसे क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया इस मेथड से इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए। अब हम इस मेथड से इलेक्ट्रॉन नहीं भरते हैं, इस मेथड से इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करते हैं। और इसका रीज़न जो है ना, इसका रीज़न आपको 11th क्लास में मिलेगा जब आप नए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सही में कैसे भरे जाते हैं। ये तो नंबर ऑफ लिमिटेड एलिमेंट्स थे हमारे, तो ये मेथड उन्होंने बनाया था। बट जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती चली गई तो ये मेथड लगा ही नहीं। ये मेथड जो है ना केवल एटॉमिक नंबर 18 तक लगता है। 18 तक अगर इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं, 18 तक का अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2n² से आप भर सकते हैं। बट अभी आपको 20 तक रिक्वायरमेंट है, 2 मैं आपको बता देता हूँ तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ये याद नहीं करना, आपको समझ लेना है। अब तीसरी सेल की लिमिट भी कितनी है, 8 ही है। अब ये चीज़ आपको 11th में सीखने को मिलेगी कि ऐसा क्यों होता है। तो अब बताओ 2, 8, 8 यानी कि 18 हुए और एक और बचा है हमारा, तो वो 1। अब कैल्शियम हमारा कितना है 20, 22, 8, 8, 2। तो ये सभी का क्या है, ये सभी के इलेक्ट्रॉन्स मैंने सेल के अंदर भर के दिखाए हैं आपको। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये हमारा एक एटम है, इस एटम की ये सेल्स है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस बीच वाला होता है बिल्कुल, द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब ये इसके अराउंड सेल है ना, इन सेल में हम क्या फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। क्या फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। किसी एटम के अंदर डिफरेंट सेल्स में, किसी एटम के अंदर डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉनों का भरना, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना ही क्या कहलाता है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं आपसे पूछा कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है कि इस एटम के अंदर डिफरेंट सेल्स में इलेक्ट्रॉन भर के दिखाने हैं आपको। तो 287, तो 287, 288, 282, 26, 25 जो भी है ये हमारा क्या है, उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं बोलता हूँ क्या है डेफिनेशन, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फिलिंग FILLINGS फीलिंग्स, द वो वाली फीलिंग नहीं है, फीलिंग्स। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different cells, in different cells, in any atom, in any atom is called, in any atom is called electronic configuration, is called electronic configuration of that atom। उस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा वो। जैसे मैं बोलूँ कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इसके अंदर इसके इलेक्ट्रॉन भर के दिखाओ 281। ओके स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट ऐसा पार्ट होता है 9th और 10th की 70% केमिस्ट्री, 9th और 10th की 70% केमिस्ट्री। ये समझ लो केमिस्ट्री की जो छतरी है ना, जिसके अंदर हमें रहना होगा, वो कम से कम ये चीज़ ऐसी है जो आपको सारी केमिस्ट्री के आपको आसपास घुमाएगी। 70% केमिस्ट्री इसके आसपास ही घूमती रहती है। 10th की भी, 9th और 9th की तो सारी है, 9th और 10th की सारी इसके आसपास ही घूमती रहती है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो आपसे चार्ज निकालने आते हैं, तो तभी आपसे रिएक्शन करानी आएगी। अगर ये आपसे नहीं आएगा तो आपसे रिएक्शन भी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर के अंदर यहीं तक कवर करेंगे। कल बहुत अच्छा लेक्चर होगा, क्योंकि कल बहुत ही
अच्छी चीज़ स्टार्ट होगी। मैं आपको बता देता हूँ, कल आपको इनके चार्ज के बारे में पता लगेगा और आपको मेटल, नॉन मेटल्स वगैरह वगैरह बहुत सारी आइडेंटिफिकेशन पता लगेगी और बिल्कुल सिंपल मेथड से पता लग जाएगी। आपको देखते ही बता दोगे हमारी मेटल है, ये हमारी नॉन मेटल है, आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।